नमस्कार। खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। हमारे आसपास काफी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के साथ हमारे शरीर की जरूरतें भी। बचपन से युवा अवस्था तक शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये ऊर्जा कम होने लगती है और 40 पार होते होते परेशानियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। खासतौर पर महिलाओं में स्थिति थोड़ी ज्यादा जटिल होती है और हड्डियों के रोगों की अगर हम बात करें तो जोड़ों के दर्द की शिकायत महिलाओं को ज्यादा होती है। इसके अलावा कोरोना काल में लोगों ने ज्यादातर घर से ही काम किया। कुछ लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर से काम करते हुए लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी पीठ दर्द, घुटने, कंधों में दर्द हो सकता है और इसके साथ ही कई और तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाली 5 कॉमन ऑर्थोपेडिक समस्याओं का समाधान हम जानेंगे। इसके अलावा कुछ गंभीर हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे और आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्याओं और इसके कारणों के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता। उनका हम रुख करेंगे, लेकिन दर्शकों को हम याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और दर्शक हमारे साथ फोन पर जुड़ सकते हैं। अपनी हड्डी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से आपको रूबरू करा देते हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश गुप्ता। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप ही से मैं जानना चाहूंगी, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं, रोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपके मुताबिक और किस तरीके की समस्याएं आप हर दिन देखते हैं? कॉमन समस्याएं वो हड्डी से जुड़ी हुई कौन सी हैं जिनका अक्सर लोग सामना करते हैं और परेशानियां गिनाते हैं, और साथ ही साथ आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी परेशानियां हैं? सी जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर लोग हड्डियों से पीड़ित रहते हैं। जी। सबसे पहले कमर का दर्द। हम अक्सर देखते हैं धरने माताएं बहनें ये कमर के दर्द से हमेशा ग्रसित रहती हैं। जी। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है हड्डियों में वो है कमर का दर्द। जी। अपने काम करने वाले लोग हैं, बार बोझ का काम करने वाले लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, या लेबर क्लास है, या घर में जो हैवी काम होता है, माता है, बहनें हैं, तो कमर का दर्द जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी। अगर उसके बाद हम जाएं तो फिर आता है घुटने का दर्द। जी। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं, कोई भी बड़ी उम्र का आदमी है, माता है, बहन है, या कुछ भी है, वो घुटने के दर्द से वो बेचारी तंग ही रहती है या परेशानी रहती है, चलने में तकलीफ है। तो जो मेन जो है वो कमर का दर्द और घुटने का दर्द है जो रोजमर्रा की जिंदगी में तंग करता है। जी, तो ये कॉमन बीमारियां आपने दो बताई हैं, खासतौर पर महिलाओं में कमर दर्द और घुटने का दर्द। अब यहाँ एक एक करके अगर हम इन दोनों की बात करें, कमर दर्द की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये आखिर होता क्यों है और शुरुआत में ऐसे क्या लक्षण हो जो हम पता कर सकें कि आगे चलकर ये कमर दर्द का कारण बन सकते हैं? होता क्यों है, ये अक्सर जब हम कोई एक काम ज्यादा टाइम तक करते रहते हैं या बहुत ज्यादा अग्रसर करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये धीरे धीरे शुरू होता है। जी। कई बार अक्सर भी शुरू हो जाता है, अचानक शुरू हो जाता है, जैसे कुछ उठाने लगे, एकदम कमर में बल पड़ गया। जी। कमर में बल पड़ गया, जो बंदा होता है या औरत है जिसको भी है, उसको पकड़ के उठाना पड़ता है। तो लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये दर्द बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम देखें, आमतौर में हम देखते हैं कि तब मेरे चोट लगी थी जी, तब मैं गिरा था, तब कमर में दर्द हुआ था। जी। 15 साल हो गए उस बात को, ये दर्द ठीक ही नहीं हुआ। वो ऐसा है कि एक बार जब तकलीफ होती है तब हम उसको इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी सी दवाई ली, इधर उधर से कुछ दवाई ले ली, दर्द की गोली ले ली, ठीक हो गया, चलते रहे। जरूरी ये होता है कि जब तकलीफ शुरू होती है, पता होता है, हर इंसान को पता लगता है जब उसके शरीर में कोई तकलीफ होती है। अगर कमर का दर्द हुआ है तो उसको पता लगता है कि कल मेरी कमर में झटका लगा था, मुझे दर्द हुआ। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दवाई ले ली, एक बार ठीक हो गया, चलता रहता है। लेकिन अगर हम उसका ध्यान रखें, प्रॉपर टाइम से दवाई लें, आराम करें, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। नहीं तो फिर वो लंबा खिंच जाता है। जी, तो कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे जिन्हें हम पहचाने? जी बिल्कुल। सबसे पहला सिम्टम, तो कमर दर्द है तो कमर में ही दर्द होगा। जी। जो अक्सर दर्द होता है वो लोअर बैक, नीचे के कमर के हिस्से में होता है। जी। जब तकलीफ थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये कमर का दर्द है जो टांगों में आना शुरू हो जाता है। जी। ये अक्सर देखा जाता है कि जो कमर का दर्द है वो टांगों में आ गया, जांघों में आ गया, या पैरों में चला गया। इनमें सुन्नपना भी आना शुरू हो जाता है। अब कई बार पेशेंट जो होते हैं, मरीज में तकलीफ बताते हैं कि मेरे पैर सुन रहते हैं, पैरों की उंगलियां सुन रहती हैं, उसमें जलन होती रहती है।
मेरे कमर में दर्द नहीं है लेकिन मेरी लातों में दर्द है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये सारे कमर दर्द के हैं। कमर में अकड़न रहती है, जब सुबह सो के उठते हैं तो बहुत ज्यादा अकड़न होती है, सीधा नहीं हुआ जाता पेशेंट से। जी बैठे बैठे उठते हैं, जैसे आधा घंटा काम करते रहे, बैठे सीढ़ी पे बैठ के काम कर लिया या चौकी पे बैठ के काम कर लिया, जब वहां से उठते हैं तो उठने में तकलीफ होती है। उठने के बाद 2-4 कदम 5 कदम झुक के चलना पड़ता है। तो ये सारे सिम्टम है कि कमर की तकलीफ शुरू हो गई है, तो इसका ध्यान देने की जरूरत है। जी, तो इन सिम्टम्स पर इनको इग्नोर ना करें, इन पर ध्यान दें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। घुटनों की दर्द की हम बात करें, घुटनों के दर्द की अगर हम बात करें तो ये बहुत आम समस्या उम्रदराज औरतों में देखने को मिलती है। इसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसके क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? घुटनों का दर्द जो है, इसका शुरुआती जो मेन है वो उम्र है। ये घुटनों के दर्द यंग एज में, जवान लोगों में नहीं होता। जी ये एज के साथ साथ, जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं घुटनों की ग्रीस। जी तो ये अल्टीमेटली ग्रीस का कम होना है। ऐसे ग्रीस कोई मेडिकल लैंग्वेज में कुछ नहीं है, जी एक लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में बोल देते हैं। तो मैं भी, जैसे हमारे ऑडियंस जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में रहने वाले लोग हैं, तो उनकी भाषा में ही मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टरी भाषा में ग्रीस नाम की चीज नहीं होती। जी तो इसको जो ग्रीस बोल देते हैं, ग्रीस का कम होना या गैस का बढ़ जाना या गैस का कम हो जाना, जो कि आम लोगों की भाषा है, उसमें मैं बता रहा हूँ ये है घुटनों का दर्द का कारण। ये उम्र के साथ है, ये नहीं है कि अचानक ही हो गया, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे अपने बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसे ही घुटनों में जो है हड्डियां दिखनी शुरू हो जाती है। जो उसका कार्टिलेज होता है, जो मेडिकल लैंग्वेज है, वो कार्टिलेज होता है जो दो हड्डियों के बीच में होता है, जो उनके अच्छे मूवमेंट करने में आसानी करता है। जब वो दिखना शुरू हो जाता है तो वहां पे रगड़ शुरू हो जाती है, तो रगड़ से दर्द शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो घुटने टेढ़े भी होने शुरू हो जाते हैं। तो जो घुटनों का दर्द है, ये मोटे तौर पर बोला जाए तो ये उम्र की तकलीफ है, उम्र के साथ बढ़ती है। जी, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे? और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो ग्रीस होती है, हालांकि टेक्निकल टर्म ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है कि ये खत्म ना हो घुटनों से और हमारे घुटने ठीक ठाक रहें? जी बिल्कुल, पहले तो आपने बात की इसके लक्षण क्या है, जी शुरुआती लक्षण क्या है, हम उनकी बात करते हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उस पर बात करते हैं। जी शुरुआती लक्षण में क्या है, फिर वही बात है, घुटने का दर्द है तो घुटने में दर्द ही शुरुआती लक्षण है। जी फिर उसमें अकड़न आनी शुरू हो जाती है। जब हम घुटना सीधा करते हैं, जब मोड़ते हैं तो अचानक से कड़क की आवाज आती है, तो बोलते हैं घुटने में पटाखे पड़ रहे हैं, जी तो ये भी उसका एक लक्षण है। जब थोड़ी सी डिसीज ज्यादा एडवांस हो जाती है तो वो टेढ़े होने भी शुरू हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो, जैसे अगर दर्शक देख रहे हैं तो वो भी अगर देखेंगे ध्यान से, तो अपने आसपास कोई आदमी घूमता हुआ दिख सकता है जिसके घुटने एकदम गोल हो रखे हैं, टांगों के बीच में गैप ऐसे बहुत ज्यादा, तो वो भी एक घुटनों की प्रॉब्लम का ही लक्षण है। जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश से एक दर्शक हेमराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल, क्या समस्या है आप हड्डियों से जुड़ी आपकी? हमारी समझ जी बोलिए हेमराज जी। हमारी समस्या दीदी, जी पैरों में पगथरी तपती है, हाथों की पगथरी तपती है। एक बार कैमरा फिर जी दोबारा बोलिए, आपकी एक बार बात फिर समझ से नहीं आई। अपना सवाल दोहराइए, क्या समस्या बता रहे हैं आप? हमारे हड्डियों में दर्द होता है, पगथरियों में हड्डियों में दर्द होता है 24 घंटा। 24 घंटे। क्या उम्र है आपकी? उम्र है अपनी 43। 47। डॉक्टर साहब, हड्डियों में दर्द की शिकायत बता रहे हैं, उम्र 43 है। जी आप पहले तो ये बताइए कि जो आपका हड्डियों में दर्द है, सारे शरीर की, पूरे बदन की हड्डियों में दर्द है या किसी एक खास हड्डी में दर्द है? नहीं, पगथरियों में, हड्डियों की तरफ, पैरों में दर्द। पैरों की हड्डियों की पैरों में बात कर रहे हैं आप? हेमराज जी, पैरों की हड्डियों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पैरों की तरह की हड्डियों की, पगथरियों। चलो कोई बात नहीं हेमराज जी, में ऐसा है, जो आपकी तकलीफ, जो आपने जितना बताया, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो इसको हम ये बोल देते हैं कि ये मोटे तौर पे कमजोरी की ही निशानी है। अगर हड्डियों में दर्द होता है तो किसी एक खास हड्डी में दर्द होता है या फिर जोड़ों में दर्द होता है? नहीं, पैरों की पगथरियों की। पैरों की पत्तियों में? तो उसके लिए तो आप गर्म पानी की सिकाई कीजिए, पैरों में ठीक हो जाएगा। हेमराज जी, गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो आपको आराम मिलेगा।
लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 24 घंटे ही उनको ये समस्या रहती है, दर्द की समस्या रहती है और उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, 43 है, तो क्या ये इस उम्र में हो सकती हैं ऐसी चीज़ें? नहीं, ये इस उम्र में होना कम है, लेकिन ये जो ये बता रहे हैं पैरों की पत्तियों में दर्द, ये मोटे तौर पे हम कमजोरी में बोल सकते हैं। जी, सिर्फ ये सीधा सीधा एक पैरों की हड्डियों में दर्द नहीं है, जी, इनको साथ में कोई ना कोई और तकलीफ भी जरूर है, जिसके बारे में ये शायद फोन पे इतना ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इनको जरूर चाहिए कि इनके जैसे ये मध्य प्रदेश से है, ये अपने आसपास के किसी डॉक्टर की एक बार सलाह जरूर लें और जी, उसको पूरा विस्तार से बताएं कि इनको तकलीफ क्या है। जी। मैं चाहूँगी कि अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जो हम बात कर रहे थे, हम घुटनों के दर्द की बात कर रहे थे, सिम्टम्स आपने बताए थे, अब इसके प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं? प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो ये है कि जो है हमें इसका ध्यान ही रखना है, जी, एग्जर्शन नहीं करनी ओवर। कई लोगों का काम होता है सीढ़ियों में बहुत बार ऊपर नीचे होना, जी, तो अगर हम सीढ़ियों के चक्कर थोड़े कम कर लेते हैं तो घुटने की उम्र उतनी ही बढ़ जाती है। जी, लाठी मार के बैठने में भी घुटने की तकलीफ बढ़ती है, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। साथ में इसके लिए जैसे कुछ देसी नुस्खे हैं, अखरोट की गिरी बहुत अच्छी है। जी, अगर अखरोट की गिरी आदमी भिगो के खाता रहता है तो उसकी घुटने की जो है तकलीफ काफी हद तक कम हो जाती है। बाकी कुछ हमारे पास मेडिसिन भी है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की तकलीफ जो है किस स्टेज पे है, तो उस हिसाब से उसको मेडिसिन देके इसको ठीक किया जा सकता है। जी। क्या कोई इसके लिए विशेष थेरेपी होती है? देखो, फिजियोथेरेपी जो है वो ऐसा कोई स्पेशल थेरेपी तो घुटनों के लिए नहीं है। जी, जो फिजियोथेरेपी है वो जनरल हर शरीर के अंग के लिए ही है, तो यस डेफिनेटली घुटनों में भी वो हेल्पफुल है। और इस बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से, हमारे साथ दर्शक राजेश जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। हाँ मैडम, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। ऐसा है जी, मेरी मिसेज को कई साल से पेन था घुटनों में जी, और उनको आरएमएल में भी इलाज करवाया जी। नमस्कार तो जी। उम्र क्या है जी? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, हाँ जी, ऐसा था सर जी। उम्र क्या है राजेश जी आपकी वाइफ की? हाँ, ऐसे उनकी मिसेज की उम्र है जी 60 के करीब है, 59 जी। जी, हाँ और जी, जो तो जो उनका इलाज आरएमएल में, नमस्कार जी, आरएमएल में इलाज करवाया था जी उनका। तो क्या बताया डॉक्टर ने उस दौरान? उनके वो बताया था जी, उनकी हड्डियों के जोड़ घिस गए हैं, इनका ऑपरेशन बताया था उन्होंने। जी, तो ऑपरेशन करा लिया फिर आपने? नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं करवाया जी। हाँ, जी, तो फिर एम्स में भी उन्होंने ऑपरेशन ही बताया है जी। तो ये चिंता है कि कभी ऑपरेशन के बाद ठीक ना हो या दोबारा वैसा ही सब हो जाए। डॉक्टर साहब उनको ये वो जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कराने के लिए 2 जगहों पे उन्होंने दिखाया है और डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि वो ऑपरेशन कराएं। उनको ये शंका है कि ऑपरेशन के बाद भी ये ठीक होगा या नहीं होगा? देखिए राजेश जी, आपकी जो शंका है बिल्कुल वाजिब है, हर पेशेंट के मन में रहती है, लेकिन ये आप ये मानते हैं कि तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जो घुटने बदलने का ऑपरेशन है, आजकल बहुत ही एक सक्सेसफुल और कामयाब ऑपरेशन है, तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि अगर 2 जगह से बताया गया है, तो इसका मतलब कि वो आपकी वाइफ के घुटने बिल्कुल ही गिर चुके हैं, तो उसका अभी जो हल है, आखिरी जो लास्ट हल है, वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। तो आप करवा लीजिए, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कामयाब ऑपरेशन है ये। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया राजेश जी फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर नीज़ रिप्लेसमेंट की बात हुई है, घुटनों के रिप्लेसमेंट की, तो लोगों के मन में बहुत डर होता है, जिस तरीके से राजेश जी भी पूछ रहे थे कि क्या ये उतना अच्छा है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पहले जैसे हो जाएंगे, लोग चल फिर पाएंगे। इसको लेकर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है और क्या ये पहले की तरह ही फिर लोग आराम से घूम फिर सकते हैं अगर वो नीज़ रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, घुटने बदलने का ऑपरेशन है, जी, ये अगर आप एक सिंपल एक लाइन में खत्म करना हो तो ये बहुत ही सक्सेसफुल और एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन है। जी, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से आदमी के घुटने एकदम ठीक हो जाते हैं और बहुत अच्छे से चलना फिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, हर तकलीफ की कॉम्प्लिकेशन रेट होती है, मैं ये नहीं कहता कि 100% हर पेशेंट ठीक हो जाता है, किसी पेशेंट में कोई 1-2% की कमी शायद कहीं रह जाती होगी, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अगर नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है, घुटने बिल्कुल घिस गए हैं, तो जी, जरूर करवाने चाहिए और इसकी पहले से जैसी रोजमर्रा की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है।
जी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी नौबत कब आती है और कब हमें ये फैसला लेना चाहिए कि अब नीज़ रिप्लेसमेंट ही एकमात्र उपचार इलाज रह गया है? देखिए एक तो इसका मेन तो है एक्सरे फाइंडिंग। डॉक्टर साहब यहाँ पर पहले दूसरा एक है दर्शक ले लेते हैं, फिर आपसे हम इस सवाल का जवाब लेंगे। गंगाराम एक दर्शक जुड़ गए हैं। गंगाराम जी स्वागत। अब हमें ये फैसला लेना चाहिए कि अब नीज रिप्लेसमेंट ही एकमात्र उपचार इलाज रह गया है। गंगाराम जी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए, क्योंकि दोबारा से आवाज मिल रही है, इसलिए परेशानी होगी, सुन नहीं पाएंगे ठीक से आपका सवाल। हाँ कर दी कर दी। जी आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल मैडम मेरे जो है ना ये इसमें पैरों में जो है ना जी पिछले 1 साल से मान लीजिए जब तक ये लॉकडाउन में इससे पिछली सर्दियों से जी पैर मेरे सुन्न रहते हैं और जलन होती रहती है। जी। और उम्र क्या है सर आपकी? मेरी उम्र 74-75। जी। और कोई समस्या है आपको? सिर्फ पैर सुन्न रहते हैं आपके और जलन रहती है? हाँ यही समस्या है जी। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही तरीके से अपनी तकलीफ को बयान किया है। पैर का सुन्न रहना और पैरों में जलन रहना, उम्र 74 साल, इसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी, जो आपकी बात में समझ में आएगी। मैं इसको प्रोसीजर में बताता हूँ। नसों की कमजोरी, तो कमर से नसें निकलती हैं और पैर तक जाती हैं, उनकी कमजोरी हो जाती है। और जो नस का कोना होता है, बिल्कुल कोना, जहाँ पे जाके नस खत्म होती है, वहां पे जलन शुरू हो जाती है। तो नस में तो पैर में जाके खत्म होना है, तो वहां पे जलन शुरू हो जाती है और सुनपना रहता है। इसका दूसरा कारण शुगर भी हो सकता है। आपको शुगर तो नहीं है? गंगाराम जी आपको शुगर तो नहीं है? गंगाराम जी आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आप अपना अब बात पूरी कीजिए और उनका जवाब दीजिए, वो सुन रहे होंगे। तो दूसरा है गंगाराम की शुगर की बीमारी। तो ये आपकी नसों की कमजोरी है, उसके कारण ही आपके पैरों में सुनपना है। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी डॉक्टरों को दिखाइए, वो आपको दवाइयां शुरू करेंगे और थोड़े टाइम से ठीक हो जाता है। ऐसी तकलीफ को ठीक होने में तो 8 से 10 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगी कि हम दोबारा से उस बात पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट की। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे इसी चीज की नौबत कब आती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो वही है, नौबत कब आती है? जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी। तो वो तो पेशेंट को या किसी भी इंसान को पता लगता है कि मेरे घुटने में दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। जी तो घुटने टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, प्लास्टिक नहीं, चौकड़ी नहीं लग पाती बिल्कुल भी। उसके बाद आती है मेडिकल फाइंडिंग, एक्सरे। जो एक्सरे की फाइंडिंग है, उसमें हमें ये पता लग जाता है कि घुटने का जो है उसमें कार्टिलेज कितना डिस्ट्रॉय हो गया है, उसमें जो गैप होता है दोनों हड्डियों के बीच में वो कहाँ तक कम हो गया है। तो यही है कि जब तकलीफ बढ़ जाती है, बंदा डॉक्टर के पास जाता है, तो एक्सरे करने के बाद ये तय किया जाता है कि अब जो इसका है दवाइयों से इलाज पॉसिबल नहीं है, इसको बदलना ही पड़ेगा। जी। और यहाँ पर हम एक और चीज़ हड्डियों के कैंसर के बारे में जानना चाहेंगे। एक इन्फेक्शन, कहते हैं कि हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके चलते कई गंभीर बीमारियां होती हैं। तो इन्फेक्शन हड्डियों में किस तरीके से और कैसे होता है, साथ ही साथ उसके भी हम सिम्टम्स आपसे जानना चाहेंगे कि वो शुरुआती सिम्टम्स ऐसे कौन से हैं जिसे हम पहचान सके कि ये कैंसर बन रहा है हड्डियों में। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इन्फेक्शन और कैंसर दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जी इन्फेक्शन जो होती है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी ऐसे पैथोजन से होती है। जो कैंसर है वो कैंसर फॉर्मिंग सेल से होता है, वो एक अलग बीमारी है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग अलग। जी सबसे पहले इन्फेक्शन पे आते हैं। इन्फेक्शन अपने आप कभी हड्डी में नहीं होती। जी कोई ना कोई चोट लगेगी, जख्म होगा, उस जख्म में पहले रेशा पड़ेगा, इन्फेक्शन होगी, फिर वो हड्डी तक जाएगी। जी हड्डी के अंदर से अपने आप इन्फेक्शन, बहुत कम चांस है कि हड्डी के अंदर से अपने आप इन्फेक्शन आ जाए। तो इन्फेक्शन यूजली किसी ना किसी और बीमारी से वहां पे फैलती है, वहां पे जख्म होता है, जिसको फोड़ा बोल देते हैं। फोड़े के बाद में वो जो रेशा है या जो बैक्टीरिया, वायरस जो है वो हड्डी में चला जाता है और हड्डी में इन्फेक्शन हो जाती है। इसको हम बोल देते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस हड्डी की इन्फेक्शन। तो इसमें से हड्डी में से रेशा निकलना शुरू हो जाता है, पस आती रहती है। तो ये है हड्डी की इन्फेक्शन। अगर आप कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर एक बिल्कुल अलग चीज है। हड्डी के कैंसर दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। इनमें फर्क क्या है वो भी मैं बताता हूँ।
जी। प्राइमरी क्या है, जो सीधा साधा हड्डी का कैंसर है, हड्डियों में ही पैदा होता है और वहीं पे बढ़ता रहता है। सेकेंडरी जो है वो मेटास्टेसिस है, किसी और शरीर के हिस्से का कैंसर है जो यहाँ से चल के खून के दायरे या किसी भी चीज चल के हड्डियों में पहुंच गया है। जी, तो इन्फेक्शन को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना होगा या कोई और तरीका भी हो सकता है, या उसकी सर्जरी ही हमें करानी होगी, या बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, जो इन्फेक्शन है ये पहली बात तो बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो ही नहीं सकती, तो जी। ये एक बीमारी है। जी। ये इसमें हम अगर सोचें कि हम परहेज कर लेंगे, बचत रख लेंगे, वो स्कोप नहीं है। ये एक बीमारी है, अगर बीमारी हो गई है तो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। जी। अब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस स्टेज में बीमारी है। थोड़ी बहुत इन्फेक्शन है, बिल्कुल दवाइयों से, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी। जी। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, हड्डी में एकदम रेशा भरा पड़ा है, तो फिर हमें ऑपरेशन करके उसको साफ करना पड़ता है। रेशे को सारे को निकाल लेंगे, हड्डी की साफ नहीं करेंगे, फिर दवाई चलेगी। तो बेसिकली दवाई से ठीक होगा या ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि डिसीज की स्टेज क्या है। जी, और कैंसर की अगर हम बात करें, इन्फेक्शन को आपने बताया कि वो किस स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देख पाएंगे कि ये किस तरीके से ठीक होगा। कैंसर की स्थिति में क्या होता है सर? कैंसर की स्थिति में भी फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि है बीमारी, इसका भी इलाज होना है। जी। कुछ कैंसर ये है जिनका हमें सीधा साधा ऑपरेशन, सीधे से ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जी। जैसे हड्डियों में रसौली बन गई जी। तो वो रसौली निकालनी ही पड़ेगी ऑपरेशन करके। अच्छा, रसौली की भी दो तरह होती है, एक फैलने वाली होती है, एक बिना फैलने वाली होती है। जो बिना फैलने वाली है वो तो ऑपरेशन किया, रसौली निकाल दिया और इंसान ठीक हो गया। जी। फैलने वाली रसौली निकालने के बाद भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ये शब्द शायद दोनों अपने पूरे दर्शक जानते ही होंगे। कीमोथेरेपी दवाइयों से कैंसर का इलाज और रेडियोथेरेपी टेको से कैंसर का इलाज, ये करना पड़ता है। दूसरा कैंसर है जो कहीं से और फैल के आया है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस, उसके लिए जो है वो पूरा ट्रीटमेंट चलता है जहां से कैंसर शुरू हुआ है उसके हिसाब से। जी, यहाँ पर एक और एक टेक्निकल टर्म है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप उसके बारे में भी बताएं। ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हम अगर आम भाषा में समझे, जो हड्डियां खोखली होती हैं, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे होता है और ये किस में, क्या ये महिलाओं में ज्यादा होती है? बिल्कुल अच्छी बात, ये एक सवाल वो है जो हमारी आम जनता को या आम लोगों को जो मेडिकल फील्ड से नहीं है उनके लिए जरूरी है। जी। ऑस्टियोपोरोसिस एक उस केस को हम कहते हैं जो उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। जी। अगर हम पहले बोले कि बच्चों में हड्डियां बढ़ रही हैं, हड्डियों की ताकत बढ़ रही है, जी। 35-40 साल तक या 45 साल की उम्र तक हड्डियों में कैल्शियम इकट्ठा होता रहता है, उनकी ताकत और इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद शुरू होती है ये स्टेज जब हड्डियों से कैल्शियम खुरना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है महिलाओं में पहले होता है, जो पुरुष है उनमें लेट होता है। महिलाओं में पहले क्यों हो जाता है? जैसे ही मेनोपॉज आता है, महामारी बंद होती है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और कमजोर हो जाती है। पुरुषों में ये लगभग 60-65 साल के बाद आती है। आती उनमें भी है, थोड़ी लेट है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि बुढ़ा आदमी है, हड्डियां एकदम कमजोर हो गई है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होती है। तो हम किस तरीके से, खास तौर पर महिलाओं के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से वो अपनी हड्डियों में कैल्शियम को मेंटेन कर सकती हैं, उसके लिए क्या स्पेशल डाइट उनको लेनी चाहिए? सबसे पहले तो डाइट की रहेंगे जी। सबसे मेन उसमें है कि हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो। क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की जरूरत है। अगर शरीर में कैल्शियम की पूरा है, जितना उसको चाहिए पूरा है, तो वो हड्डियों से नहीं आएगा। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो हड्डियों से खुद के शरीर में आएगा। तो अगर कैल्शियम रिच डाइट लेंगी, कैल्शियम की भरपूर मात्रा लेती रहेंगी, तो हड्डियों की जो कमजोरी है हम उसको डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। आने तो है ही है, लेट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। जिसमें से दूध हो गया और जो कैल्शियम रिच डाइट है, सोया हो गया, जो भी कैल्शियम रिच डाइट है वो लेके पूरा कर सकते हैं। नहीं तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको विटामिन D3 और कैल्शियम की दवाई दे देगा। और महिलाओं में जरूरी है कि जैसे ही महामारी बंद होती है उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपने शरीर में सप्लीमेंटेशन जरूर लेते रहे। सप्लीमेंटेशन एक ऐसा चीज है, हम अक्सर सब लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, दिहाड़ीदार है, मजदूर है, हम उसको इग्नोर करते हैं। सप्लीमेंटेशन 40-45 साल की उम्र के बाद, इनफैक्ट बहुत उससे भी पहले बहुत जरूरत है, ताकि शरीर में कोई भी जरूरी जो है तत्व है उसकी कमी ना हो।
आजकल की खुराकें ऐसी हैं कि जो पूरा नहीं कर पाती कोटा, तो सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्या हम इनके साथ सप्लीमेंट के साथ अच्छी डाइट के साथ कैल्शियम आयरन की गोलियां भी खा सकते हैं? जी हाँ, आयरन जो कैल्शियम की गोलियां बात कर रहे हैं वो सप्लीमेंट का ही हिस्सा है। जी। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से पीठ दर्द की भी हमने यहाँ पर बात करी थी, इससे पहले कमर दर्द की हमने जो बात करी थी उसको लेकर भी क्या उसके लिए भी कुछ, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, पूरे ही अगर हड्डियों के रोगों की बात करें तो क्या कोई एक्सरसाइज व्यायाम हमें करना चाहिए जिससे कि इनसे हम बच सके? जी बिल्कुल। एक्सरसाइज का, जैसे अभी हम सप्लीमेंटेशन की बात कर चुके हैं, दूसरी चीज आती है एक्सरसाइज, जो कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करना है, बहुत जरूरी है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग के पीछे नहीं पड़ना, मसल स्ट्रेंथ और रूटीन जो है वर्कआउट। कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे हम देखते हैं सुबह लोग कर रहे होते हैं, सीधे लेट के पहले एक टांग को ऊपर उठाया फिर दूसरी टांग को ऊपर उठाया, ये जो एक्सरसाइज है ये कमर के लिए बहुत अच्छी है। ऐसी बाजू की एक्सरसाइज है, कंधों को मोड़ना, कंधों को घुमाना, कमर को घुमाना, सीधे लेट के दोनों टांगों को उठाना। तो कुछ एक्सरसाइज जो हम देखते रहते हैं, अक्सर देखते रहते हैं, बिल्कुल जरूरी है। और व्यायाम से बहुत ज्यादा जो हम बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं और उनसे बचे भी रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब, और इस तमाम जानकारी के लिए। तो हड्डी के रोगों को लेकर आज हम विशेषज्ञ से बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का भी समाधान हम कर पाए होंगे। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।